वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम आज़ादी के बाद भारत में राष्ट्र निर्माण की क्या क्या चुनौतियां थी और उनके समाधान के लिए क्या क्या उपाय अपनाए गए उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्र निर्माण किसी नए राष्ट्र में एकीकरण, राजनीतिक स्थिरता तथा विकास की सुनियोजित प्रक्रिया है। राष्ट्र निर्माण क्या है? राष्ट्र निर्माण किसी भी देश में, किसी भी नए एक राष्ट्र में एकीकरण, राजनीतिक स्थिरता और विकास की सुनियोजित प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया राष्ट्रीय जीवन के लिए सार्थक कतिपय मूल्यों, विश्वासों तथा आदर्शों पर आधारित होती है। ये प्रक्रिया क्या होती है? राष्ट्रीय जीवन के लिए सार्थक मूल्यों, विश्वासों और आदर्शों पर आधारित होती है, क्योंकि इसी से क्या होगा, राष्ट्र आगे किस हिसाब से आगे बढ़ेगा, किस हिसाब से वो उन्नति करेगा, ये निर्धारित होता है। राष्ट्र निर्माण वैसे भी एक जटिल प्रक्रिया है, लेकिन 1947 में आज़ादी के समय सांप्रदायिक आधार पर देश के विभाजन के कारण इसकी जटिलताएं अधिक बढ़ गई थी। राष्ट्र निर्माण क्या है? वैसे ही एक जटिल प्रक्रिया है, लेकिन क्या हुआ, जब भारत का विभाजन हुआ 1947 ईस्वी में आज़ादी के समय, और वो भी किस आधार पर? सांप्रदायिक आधार पर, ठीक है, धर्म के आधार पर हुआ था। इस कारण इसकी जटिलताएं क्या हुई, और भी अधिक बढ़ने लगी थी। आज़ादी के समय भारत में राष्ट्र निर्माण की 3 प्रमुख चुनौतियां उपस्थित थी। तो आज़ादी के समय जो भारत में राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां थी, उसमें से 3 प्रमुख चुनौतियां निम्नलिखित है, जिसका आगे हम देखेंगे उसका वर्णन। तो इसका जो फर्स्ट चुनौती था वो था राष्ट्रीय एकीकरण की चुनौती। इसके अंतर्गत विभाजन के बाद देश के विभिन्न क्षेत्रों, विशेषकर विभिन्न देशी रियासतों को भारतीय राष्ट्र के अंतर्गत एकीकृत करना था। पहला आता है राष्ट्रीय एकीकरण की चुनौती। अब भारत में भी उस समय क्या था, बहुत सारे देशी रियासत ऐसे थे जहाँ पे मुस्लिम धर्म के लोगों का एक संप्रदाय अधिक था, कहीं पे हिंदू संप्रदाय अधिक था। तो इस तरह से क्या हो रहा था, बहुत सारे देशी रियासत भी शामिल नहीं होना चाह रहे थे, लेकिन उनको कैसे हम एकीकृत करें, उसके लिए एक चुनौती था, उसको कैसे एकीकृत करें। ऐसा करना भारत की क्षेत्रीय अखंडता के लिए अत्यंत आवश्यक था। भारत की जो क्षेत्रीय अखंडता है उसके लिए ये करना काफ़ी जरूरी था। मुख्य चुनौतियां थी कि भारत की सांस्कृतिक, भाषाई तथा धार्मिक विविधताओं के बावजूद राष्ट्रीय अखंडता को कैसे संरक्षित किया जाए। भारत में क्या हुआ, सांस्कृतिक, फिर भाषा के आधार, फिर धर्म के आधार पर काफ़ी विविधता हमें देखने को मिलती है। उसके बावजूद भारत में राष्ट्रीय अखंडता को कैसे संरक्षित किया जाए, ये एक काफ़ी बड़ी चुनौती थी। इस संबंध में नेहरू का दृष्टिकोण उदारवादी था। इस संबंध में क्या था, जो नेहरू का दृष्टिकोण था वो काफ़ी उदारवादी था। यह नीति विभिन्नताओं को समाप्त कर एकता को थोपने की नीति न होकर विभिन्नताओं का सम्मान करते हुए समायोजन के द्वारा राष्ट्रीय एकीकरण की नीति थी। अब इसमें जो उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया गया, इसमें क्या था, जो विभिन्नताएं हैं उसको हम समाप्त नहीं करेंगे, या फिर हम अपनी मन की इच्छा किसी के ऊपर थोप नहीं देंगे, बल्कि सभी भिन्नताओं को, विविधताओं को सम्मान करते हुए हम एक साथ रहेंगे। यही था राष्ट्रीय एकीकरण की नीति उस समय जो अपनाई गई थी। इसके बाद दूसरी जो चुनौती थी वो थी लोकतंत्र को मजबूत बनाने की चुनौती। अब किसी भी देश की लोकतंत्र उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशिष्टता होती है, तो इसको मजबूत बनाने की चुनौती। भारत में ब्रिटेन की तर्ज पर संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था की गई थी। भारत में ब्रिटेन के आधार पर, ब्रिटेन की जो शासन व्यवस्था है उसके आधार पर संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था की गई। नए संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं के साथ साथ प्रत्येक वयस्क नागरिकों के लिए सार्वभौमिक मताधिकार की व्यवस्था पहली बार की गई थी। इसमें क्या हुआ, संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार तो दिए ही गए, साथ ही स्वतंत्रता के साथ साथ प्रत्येक जो व्यक्ति 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेगा वो क्या होगा, मताधिकार उसको मिलेगा। वो भी क्या कर सकते हैं, अपने शासक को चुन सकते हैं।
बहुदलीय प्रणाली को अपनाया गया तथा नियमित अंतराल पर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के संपादन के लिए एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया। बहुदलीय जो प्रणाली है उसको अपनाया गया और नियमित अंतराल पर एक विशिष्ट समय के बाद स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को पूरा कराने के लिए एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया। जाति, धर्म तथा अन्य परंपरागत विशेषताओं से युक्त भारतीय सामाजिक परिवेश में नए लोकतंत्र की सफलता व मजबूती एक गंभीर चिंता का विषय थी। जाति, धर्म और अन्य परंपराओं की विशेषताओं से युक्त जो भारत का क्षेत्रीय भिन्नताएं थी, उसमें भारतीय सामाजिक परिवेश में नए लोकतंत्र की सफलता एवं मजबूती एक गंभीर चिंता का विषय बनी हुई थी, जिससे एक ऐसा कानून बने जिससे सभी को सम्मान मिले। ये कानून बनना काफ़ी जरूरी था। नेहरू ने उदारवादी लोकतंत्र के समर्थन थे। उनके विश्वास था कि जैसे जैसे समानता एवं न्याय पर आधारित विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, भारत में लोकतंत्र की जड़ें भी मजबूत होते जाएंगे। नेहरू उदारवादी लोकतंत्र के समर्थक थे। उनका विश्वास था कि जैसे जैसे समानता और न्याय पर आधारित विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, लोकतंत्र की जड़ें भी मजबूत हो जाएंगी। अब हम देखेंगे तीसरा पॉइंट। तो तीसरा जो चुनौती था वो था समता एवं न्याय पर आधारित तीव्र विकास की चुनौती। भारत में राष्ट्र निर्माण की तीसरी चुनौती विकास की ऐसी प्रक्रिया को सुनिश्चित करना था कि उसका लाभ केवल कुछ उच्च वर्गों तक सीमित न होकर समाज के सभी वर्गों को प्राप्त हो सके। अब राष्ट्र निर्माण की जो तीसरी और महत्वपूर्ण चुनौती थी वो थी ऐसी प्रक्रिया को सुनिश्चित करना जिसका लाभ केवल उच्च वर्ग तक सीमित ना रहे, यानी जो सिर्फ उच्च वर्ग में आते हैं अमीर लोग, उन्हीं तक ये सीमित ना रहे, बल्कि समाज के जितने भी वर्ग हैं सभी को वो प्राप्त हो सके। संविधान में कमजोर वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के विशिष्ट हितों की रक्षा के साथ साथ नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत एक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था की गई है। इसीलिए क्या हुआ, संविधान में कमजोर वर्गों तथा अल्पसंख्यक जो श्रेणी है उनमें विशिष्ट हितों की रक्षा के साथ साथ नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत एक कल्याणकारी राज्य बनाने की व्यवस्था भी की गई है। इस संबंध में नेहरू लोकतांत्रिक समाजवाद की धारणा से प्रभावित थे। इस संबंध में नेहरू क्या थे, लोकतांत्रिक समाजवाद की धारणा से प्रभावित थे। इसके तहत जमींदारी उन्मूलन, मिश्रित अर्थव्यवस्था तथा इसमें सरकारी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका, योजनागत विकास प्रक्रिया, कमजोर वर्गों के हितों का संरक्षण आदि उपायों द्वारा समता एवं न्याय पर आधारित विकास प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। इसमें क्या था, कुछ कुछ अवधारणाओं को माना गया। इसके तहत जमींदारी उन्मूलन था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ना पूंजीवादी रहेगा ना साम्यवाद रहेगा, मिश्रित दोनों का मिला जुला रूप भारत की अर्थव्यवस्था में देखने को मिलता है। इसमें सरकारी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, योजनागत विकास प्रक्रिया होगा, कमजोर वर्गों का हितों का संरक्षण आदि ये जितने भी उपाय हैं इनको अपनाकर समता और न्याय पर आधारित विकास प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। यही थी राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा कमेंट में ज़रूर बताइए, और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।